आप सीखोगे? देखो 2-3 टेस्ट में तो आप स्ट्रक्चर सीखते हो, ठीक है। ये नॉट एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट टेस्ट में आप 3 घंटे में 20 के 20 क्वेश्चन, मैं तो गारंटी दे रही हूँ कोई भी पहला टेस्ट जो लिख रहा है 3 घंटे में वो 15 क्वेश्चन से ज्यादा लिख ही नहीं सकता। आपने डायग्राम की बात की है ना, ये सेम इशू आता है फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है। सारे आंसर्स फ्लो चार्ट सब एडिंग फ्लो चार्ट, यू आर ओवरडूइंग इट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि देखो यूजुअली पहली मिस्टेक क्या होती है, पहला जो पेपर लिखते हैं ना वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख के देता है हर कोई, एडिटोरियल वे में एक ही टॉपिक के बारे में लिखता रहेगा। आप देखना सारे जो टॉपर कॉपीज होती है ना उनमें कुछ सिमिलैरिटी हमेशा मिलेगी कि इंट्रोडक्शन इज वेरी फाइन ट्यून्ड, हमेशा पॉइंट वाइज होगा, एग्जाम्पल प्रॉपरली होगा। So guys, my name is Sukanya Rana and I've been handling the mains program at Civils Daily and उससे पहले I have been part of this UPSC journey जैसे आप लोग ने स्टार्ट किया है, मैंने भी कुछ सालों पहले स्टार्ट किया था and I've reached interview stage, 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, स्टेट सर्विसेज दिया है, I was working as a PO in bank earlier also, now I'm dedicatedly working with Civils Daily for the last 3 years. And up till now in my journey, I've worked with many toppers. जितने भी Civils Daily के हमारे toppers हैं, from Maurya Bharadwaj, rank 28, we've all worked with them. ठीक है? So ये जो सारी हमारी learnings हैं, अभी तक की जितनी रही हैं, we are here to present them to you in this session and talk to you about all the challenges that a newcomer, जो एकदम starting से होता है ना beginner, जिसको कुछ नहीं आता, उसको क्या face करना है, ये हम आज बात करेंगे. ठीक है? Right, Parth sir, please introduce yourself. Hello everyone, welcome you all. And as Sukanya said, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है हम लोगों के लिए, so hopefully आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे. And I have been associated with Civils Daily since last 5.5 years. And like everyone else, I have the same journey in UPSC Civil Services preparation. I have given 6 attempts overall and 3 UPSC interviews. And also for the state civil services, I have given 3 interviews over here. And in Civils Daily, I have handled prelims initiative. And in last couple of years, I have been handling the copy evaluation team, plus the content team. So basically, I have been going through the copy evaluation process since last 2 years, especially after the second lockdown. So I have been in touch with the toppers copies, how they have changed with our methodology, okay, how they have improved from the day one, जैसे वो पहले लिख रहे थे and gradually कैसे improve किया, especially those people जिन्होंने अभी एकदम zero से start किया. For example, our UAP and our foundation and our MEP students. So I have been seeing their copies, giving them input. So basically हम दोनों ने मेंस का जो पूरा एक हैंडल है ना वो किया है एंड हमने जर्नी देखी है 0 से लेकर 100 तक की इन एस्पिरेंट्स की. सो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये जर्नी से रूबरू कराएं, प्लस हमारे जो वैल्यू इनपुट्स हैं वो आप कुछ लेके जाओ. एंड विद दैट आई ओपन द स्टेज टू एवरीवन. सो साकेत, थैंक्स अ लॉट. Right. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. So, ma'am, if I start with you, अगर मैं aspirant हूँ और 2024 के लिए target कर रहा हूँ, so of course I'll join a class. जो भी मेरा तरीका है, कोई join class, कोई foundation join कर सकता हूँ या मैं self study कर रहा हूँ. But आंसर राइटिंग एक ऐसा component है जहाँ मैं फंसूंगा. तो of course जो start कर रहा है, आंसर राइटिंग उसको कब से start करनी चाहिए और कितनी important है? राइट साकेत, आजकल का जो प्रिपरेशन सिनेरियो है ना, सी यूपीएससी इज वेरी डायनेमिक इन द सेंस कि उनका पेपर भी बदलता रहता है एंड प्रिपरेशन का मोड भी बहुत जल्दी बदलता है. ठीक है, लेट्स से 2013 व्हेन वी हैड नो आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग, तो वहां पे कंटेंट यूज्ड टू प्ले, जिसने कंटेंट प्रेजेंट कर दिया उसको नंबर मिल गए. आज के टाइम पे इट हैज बिकम सो डायनेमिक दैट कंटेंट इज सो फ्रीली अवेलेबल. Everybody has read books, everybody has done magazines, everybody has done everything. Okay, so we are not playing upon the content. I have seen like students who have struggled for 6 years, studied for 6 years, and they are not able to clear even the mains. And I've seen students जिसने like last year हमारे साथ एक हमारा MEP का student था, he had actually उसने ना अनुदीप जो हैं हमारे टॉपर जो थे उनसे उन्होंने सुना था. एंड इवन मौर्य भारद्वाज तो उनके कॉलेज सीनियर्स थे, तो उससे उन्होंने सुना था एंड ही हैड कम टू अ प्रोग्राम एंड उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, उन्होंने MEP प्रोग्राम में डेवलप किया एंड ही वेंट थ्रू सेल थ्रू मेंस. वो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं. सो आज का आइडिया इज नॉट अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन. आज का आइडिया इज बेसिकली 2 कि 3 घंटे में आप कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करोगे और क्वालिटी कंटेंट प्रेजेंट करोगे.
ठीक है, हाउ डू यू मेमोराइज ऑल द थिंग, मेक कनेक्शन विद एग्जाम्पल्स, मेक कनेक्शन विद क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, और स्टैटिक वालों के साथ कैसे कनेक्ट करोगे. सो आइडिया इज हाउ डू यू ब्रिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर. सो मेरे हिसाब से the preparation actually should start from means answer writing, and उसके हिसाब से आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए कि you know कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल एक टॉपिक है, so I know for introduction I might need the article name, I might need some certain number of examples for tribunal, so you should note down those things ना. आपको पता है recommendations में आपको कमेटी लिखनी होगी, तो आप वही चीज पढ़ो ना. Why are you reading 7 random pages on tribunal when you don't have to write them? So I think answer writing is something that has to start from day one. पार्थ सर, अगर एक एस्पिरेंट है जो शुरू में आ रहा है तो ही इज वेरी एक्साइटेड, उसका जोश बहुत हाई रहता है, एंड ही विल डेफिनेटली रीड अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो आज के डेट में कंटेंट इज नॉट अ चैलेंज, जैसे सुकन्या मैम भी कह रही है. इन्फोडेमिक है, अगर मैं वर्ड यूज कर दूं तो इन्फोडेमिक है कंटेंट का. सो उतना सारा कंटेंट लेके उसको 250 वर्ड या 150 वर्ड में लिखना इज अ चैलेंज. जैसे मैम ने कहा शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम डे 1, तो वो इतने सारे कंटेंट में वो कैसे स्टार्ट करें इन्फोडेमिक के टाइम में? राइट. सो बेसिकली होता क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास हमेशा से आता है कि सर व्हेन शुड वी स्टार्ट एंड व्हेन शैल वी स्टार्ट. ठीक है, अब मैं सबको एक चीज समझाता हूँ. देखो, हमने 10th 12th में, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. चलो, उससे पहले आपको जो मेन कोर है ना वो समझ में आ जाएगा. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन. ठीक है, सो क्या होता था कि उस 3 साल के ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स में टीचर्स यूज्ड टू शो माय कॉपीज टू एवरीवन. ठीक है, देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, टाइम क्रंच में इतना अच्छा लिखा है इसने, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो माय फर्स्ट कोचिंग फॉर यूपीएससी वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई वेंट देयर. तो पहली बात तो 300 लोगों की भीड़ देखकर तो मैं पगला गया. एक क्लास में इतने लोगों को भी देखा नहीं था. सो पहला मॉक टेस्ट हुआ आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स. सो आई थॉट कि छोड़ के आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यहाँ तो क्या ही रखा है, यहाँ भी मेरे मोहंती सर ऐसे कॉपीज लहराएंगे. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, आई वेंट देयर एंड ही लिटरली थ्रू माय कॉपी अवे. व्हाट हैव यू रिटन? ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू राइट. सो आई रियलाइज वन थिंग कि अच्छा लिसन, 10th 12th में हमने अलग तरीके से आंसर राइटिंग की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड या आप जो भी कर रहे हो उसमें अपने अलग तरीके से आंसर राइटिंग की. नाउ सडनली यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट आंसर्स इन अ डिफरेंट मैनर. प्लस इट इज क्वाइट इवॉल्विंग. एज सुकन्या सेड कि व्हाट वाज giving you marks in 2013 or 15 or 17 or 18 might not be the same thing in 2023 or 24, right? So you have to evolve. So you have to get that sense of answer writing from the day one. And plus, if you do not have the content, see, no one has the content. Initially, no one has the content. For example, if I'm reading polity, let's say the topic comes from National Human Rights Commission, ठीक है? So लक्ष्मीकांत में क्या दिया रहेगा कि एनएचआरसी की कंपोजिशन क्या है, एनएचआरसी किस टाइप की बॉडी है, राइट? एनएचआरसी का मैंडेट क्या है, एनएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट एंड रिमूव कैसे करते हैं. बट क्वेश्चन तो डायनामिक आ रहा है ना. सो समवेयर वी हैव टू स्टार्ट लिंकिंग देम विद द करंट अफेयर्स, द डायनामिक एंगल. ठीक है, एंड उसको बिल्ड करने में टाइम लगता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे कि मेरे पास कंटेंट हो जाए तब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा. नो, यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, देन यू ग्रेजुअली बिल्ड अपॉन इट. लेट्स से कि आपने एनएचआरसी पर एक सवाल लिखा, ठीक है, हाफ बेक्ड आंसर रहा होगा, फेयर इनफ, ठीक है, 10 में से 3 मार्क्स मिले होंगे, 2.5 मार्क्स मिले होंगे. बट once you start reading more and more, then gradually you will see more updates upon NHRC. Then you keep adding upon it. So धीरे-धीरे कंटेंट, as you said कि यार अब जमाना कंटेंट का बेहतरीन हो चुका है. 2016 में जियो रिवॉल्यूशन के बाद से आप एक आंसर ढूंढो, आपको 100 आंसर मिलते हैं गूगल पे. So the whole idea is to get back to the basics कि 8 मिनट में कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, ग्रेजुअली कैसे बिल्ड करना है. तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आंख बंद करके इनर्शिया ब्रेक करो एंड आज से आंसर लिखना शुरू करो. एट बेस्ट आज आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्या पता 4 दिन बाद आपको सेम टॉपिक पर कोई आर्टिकल मिले, आप उसमें वैल्यू ऐड ऑन करो, अगली बार आपको 3.5 या 4 नंबर मिले. बट वो ग्रेजुअली बिल्ड होता रहेगा. बट वेट मत करो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का. तो कन्या मैम, एज मेंटोर who has guided rankers, what value do we add? हमने कैसे मास्टर किया है इस पूरे आंसर राइटिंग के कॉन्सेप्ट को कि हम एक बिगिनर को भी वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि आप लिखो, हम आपके साथ हैं. ऐसा क्या अलग हम कर रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है सीडी में? सी साकेत, देखो बेसिकली हर एक स्टूडेंट का ना अलग अलग डिमांड होता है. एंड आई थिंक सिविल्स डेली हैज आइडेंटिफाइड दिस वेरी आइडिया एट, आई थिंक बहुत अच्छे से उसने अपने प्रोग्राम को इसके अराउंड बिल्डअप किया है. ठीक है, जैसे कोई अगर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उसके 10-15 नंबर क्यों गलत जा रहे हैं, सो वीव गॉट अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर दैट.
कोई एक स्टूडेंट है जो कंप्लीटली बिगनर है, जिसको इनिशियली एकदम सब कुछ समझाना है, उसको मेंटर गाइडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए वीव गॉट यूएपी, ठीक है। कोई एक है जिसको आंसर राइटिंग पे काम करना है, समझना है कैसे उस, जैसे इस साल हमारा रैंकर गाइडेंस प्रोग्राम है फॉर मेंस, ठीक है। सो आइडिया इज कि देखो स्लोली स्लोली, जैसे मैंने बोला कि कोई भी बिगनर होगा, आई यूजुअली टेल ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे अभी 2-3 सेशन लोगों के साथ मैंने ओरिएंटेशन करी, दे लाइक कि मैम क्या लिखना है हमें समझ में नहीं आता, एज सून एज वी रीड द क्वेश्चंस वी गो ब्लैंक, ठीक है। सो एक प्रोसेस है, आई एम लाइक कि इट्स ऑल राइट, यू गोइंग ब्लैंक, आपको जो समझ में आता है आप पहले टेस्ट में मुझे लिख के दो, ठीक है। देन वील हैव अ डिस्कशन, उससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे आंसर फॉर्म करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखोगे। देखो 2-3 टेस्ट में तो आप स्ट्रक्चर सीखते हो, ठीक है। ये नॉट एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट टेस्ट में आप 3 घंटे में ही 20 के 20 क्वेश्चन, मैं तो गारंटी दे रही हूँ कोई भी पहला टेस्ट जो लिख रहा है 3 घंटे में वो 15 क्वेश्चन से ज्यादा लिख ही नहीं सकता, यूजुअली 12 होते हैं, ठीक है। तो आइडिया इज कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि देखो यूजुअली पहली मिस्टेक क्या होती है, पहला जो पेपर लिखते हैं ना वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख के देता है हर कोई, एडिटोरियल वे में एक ही टॉपिक के बारे में लिखता रहेगा लिखता रहेगा लिखता रहेगा। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कराते हैं कि भाई ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वो सीखता है कि अच्छा यार अब पॉइंट वाइज लिखना है। वंस ही लर्न्स दैट, उसके बाद हम उसको अरेंजमेंट बताते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द नीड ऑफ कंक्लूजन, दैट टू सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो दैट बिकम्स मोर साइंटिफिक, तो वो अपने कंटेंट को उस तरीके से पढ़ना शुरू करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप कम्स, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है और कैसे क्वेश्चन की कोर डिमांड, नॉन कोर डिमांड, और उसमें कैसे डायग्राम्स, कैसे अदर वैल्यू एडिशन करने हैं, ठीक है। दैट बिकम्स अ बिट मोर एक्सपर्टाइज कंटेंट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फिर आप करंट अफेयर से भी लिंक कर रहे हो, आप एप्लीकेशन से भी लिंक कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लेवल 3 आ जाता है। लेवल 4 क्या है, फिर हम उनको टाइमिंग पे प्ले करना सिखाते हैं कि अब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू अंडरस्टूड दिस बेसिक कंटेंट, अब ये सारी चीजें आप टाइमिंग पे प्ले करना शुरू करो, ठीक है। एंड देन द फर्दर प्रोसेस इज रिफाइनमेंट, कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इट विल नॉट स्टॉप। मैं तो कह रही हूँ जिस दिन इट्स लाइक जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, तो उससे भी मतलब लाइक 1 हफ्ते पहले तक भी आई वाज डूइंग आंसर राइटिंग। मतलब मैंने अगर 13 से शुरू किया है, उस साल से लेके 19 तक मैं आंसर राइटिंग ही कर रही थी, मतलब ऐसा प्रोसेस था। तो इट्स एक्चुअली अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट द आइडिया इज द मोर यू प्रैक्टिस, द अर्लियर यू स्टार्ट, यू वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, जैसे पार्थ और सुकन्या मैम ने बता दिया हमारी अप्रोच और हम कैसे 5-6 स्टेप्स तक ले जाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे आप कॉलेज की अपनी स्टोरी बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे आंसर लिखते थे, तो जो भी कॉलेज से आके आंसर लिख रहा है वो पैराग्राफ फॉर्म में ही लिख रहा है, उसको वहां से पॉइंट तक ले जाना आपके एक्सपीरियंस में आपके स्टूडेंट्स के साथ आपने कैसे किया है वो, और हाँ ये कैसे होगा, क्योंकि इनिशियली क्या उन्हें पैराग्राफ में लिखने थे बहुत टाइम तक, या कब उन्हें कहें व्हेन इज द राइट टाइम टू एनालाइज कि हाँ अब रुको, अब एनालाइज करो कि बहुत हो गया पैराग्राफ, अब कब आना है लेवल 3 पे जाना है। तो इसको लेके अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी है तो। बेसिकली देखो एक चीज क्या होती है कि हम जब तैयारी कर रहे थे ना, सो वी had not this opportunity of getting the mentorship, ठीक है। so it was always a one way communication back in those days जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। so होता क्या था कि हम भी टेस्ट सीरीज लगाते थे, हम भी आंसर राइटिंग करते थे, हमें अपनी कमियां बताई जाती थी, बट कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिलता था कि करना कैसे है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन सिविल जेली इज द फैक्ट कि एक मेरी टीम, वो जैसे मान लो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये तो लिख के ले लो कि अगर 10 बच्चे, एग्जांपल दे रहा हूँ बॉलपार्क फिगर, अगर 10 बच्चे पहला टेस्ट लिखेंगे ना, so 8 will write in a similar manner, जो सुकन्या ने बोला कि पैराग्राफ फॉर्मेट में, ठीक है। so it is the job of my team to pinpoint it, ठीक है, कि बॉस ये देखो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख तो रहे हो, बट यार आप 2 या 3 डायमेंशन ही एक्सप्लोर कर पाओगे, बट अगर आप बुलेट पॉइंट और सब हेडिंग के थ्रू लिखोगे so you will explore more dimension, ठीक है, प्लस योर आंसर विल हैव मोर डेप्थ। तो एक तो हो गया मेरा एंगल, देन कम्स सुकन्या टीम्स एंगल, ठीक है, कि यार एक तो वैल्यू एडिशन मेरी टीम ने कर दिया, अब अगर ये चीज, ये वैलिडेशन एक मेंटर से मिलता है जिसने इंटरव्यू फेस कर रखा है, जिसने वो प्रोसेस फॉलो कर रखा है, प्लस वो मार्क्स सब्सटेंशिएट कर सकता है, अपने मार्कशीट दिखा सकता है, देन इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर द एस्पिरेंट। एंड ये हमको दिखना शुरू हो जाता है 2 से 3 टेस्ट के बाद, कि फॉर एग्जांपल मेरी टीम ने कॉपी चेक करके दिया। इनिशियली हर कोई पैराग्राफ फॉरवर्ड में लिख रहा होता है, इनिशियली हर कोई पिन पॉइंट करता है कि बस पहली बात तो इंट्रो एंड कंक्लूजन आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, बाकी सब ट्राई टू यूज एज मेनी
इनोवेशंस एज पॉसिबल, जहां पर फ्लो चार्ट बना सकते हो वहां बनाओ, नॉन कोर एरिया में, कोर एरिया को आप एड्रेस करो. देन आई रियलाइज कि व्हेन द कॉपी गोज टू द मेंटरिंग टीम अंडर सुकन्या, देन दे वैल्यू एडेड. ठीक है कि यार अब देखो ये कॉपी चेकिंग टीम ने तो बोल दिया है, इसको ठीक कैसे करना है, राइट. अगर मेरी टीम में लिखा है कि यार स्ट्रक्चर नीड्स टू बी इंप्रूव, सो ये स्ट्रक्चर होता क्या है, ये सुकन्या की टीम समझाती है. सो आपकी कॉपी के पीछे जब दो लोगों की मेहनत लग जाती है ना, एक इवैल्यूएटर की प्लस एक मेंटोर की, सो आपको समझ में आना जल्दी स्टार्ट हो जाता है. प्लस हमने ऐसा जो दिक्कत हुई ना हिट एंड ट्रायल वाली, कि हमें जो चीज 6 महीने लगे समझने में, वो इनको 1 महीने में समझ में आने लग जाएगा, 2 महीने में समझ में आने लग जाएगा. देन वी गो अहेड. ठीक है, जैसे सुकन्या ने बोला कि यार हमने 3-4 स्टेप में उनकी चीजें आइडेंटिफाई की, अब हम आएंगे टाइमिंग पर. देन वी मूव अहेड कि यार चलो ठीक है, आप अपने टाइमिंग लिखो अपने आंसर्स में, कि आपने आंसर स्टार्ट किया 5:15 पर, आप आंसर खत्म कर रहे हो 5:38 पर या 35 मिनट पर. दैट मींस यू आर टेकिंग मोर देन 10-15 मिनट्स. सो वी एड वैल्यू टू दैट एज वेल, कि यार इसको कैसे कम कर सकते थे, कहां पर यू कुड हैव मिस्ड, ठीक है, यू कुड हैव डिलीटेड समथिंग. सो एक प्रोसेस है जिसको हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार पहला टेस्ट एंड 5th टेस्ट एंड 10th टेस्ट के बीच में जो गैप होता है ना, वो कैसे फुलफिल होना शुरू होता है. Meanwhile, I've also circulated a form जिसको फिल करके आप पार्सर और सुकन्या मैम के साथ एक कॉलिंग शेड्यूल करा सकते हैं. सुकन्या मैम, सिंस यू हैव बीन एथिक्स टॉपर ऑल्सो, तो एथिक्स को लेके बहुत एक्सपर्टीज है आपकी, और आप ये बताइए कि एथिक्स के आंसर ऑफ कोर्स जीएस बाकी जीएस 1 2 3 से अलग होते हैं. एक तो कब से करनी चाहिए और उसका तरीका क्या है, क्या वो उसी से सब्सटैंशिएट हो जाता है 1 2 3 से, या उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है? I think exactly the same thing, जैसे जो पार्थ अभी कह रहा था ना कि हम भी इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं. तो जैसे आइडिया इज कि जैसे पार्थ ने एक चीज बोली ना, हमारे टाइम पे ये सारी चीज मिसिंग थी. तो आई थिंक दैट इज वन फ्लॉ जो मुझे हमेशा लगता है कि क्योंकि मतलब प्रोसेस था, पहले अटेम्प्ट में तो आपको प्रीलिम्स ही नहीं समझ में आता है, पूरा अटेम्प्ट आप प्रीलिम समझने में ही वेस्ट करते हो, दूसरे अटेम्प्ट में आप मेंस पे पहुंचते हो, फिर आपको समझ आता है यार मेंस कैसे करते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू में जाते हो, फिर आपको समझ अच्छा ये पूरी साइकिल कैसे चलती है. तो मतलब लिटरली आई थिंक फर्स्ट 3 अटेम्प्ट आपका एग्जाम समझने में जाता है. तो आई थिंक ये वाला गलती हमेशा रहता है. सेम हैपेंड विद माय एथिक्स. ठीक है, आई रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट एथिक्स का पेपर था, तो उसमें मेरे मार्क्स आई थिंक 70s या 80s में आए थे. ठीक है, देन आई स्टार्टेड स्लोली डेवलपिंग. उसके बाद क्योंकि वही प्रोसेस है ना कि एक मेंस दिया तो समझ में आया, अच्छा एक अटेम्प्ट वेस्ट करके कि अब क्या करना है. तो उसके बाद स्लोली आई वेंट कि 100, 115, 140 लाइक ऐसा स्कोर रेंज रहा मेरा इसमें. तो सी ethics is also something which is it is actually my favorite subject, क्योंकि इसमें आपको दिमाग भी लगाना है, आपको बेसिक लर्निंग भी करनी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया एंड थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब उसी पॉइंट पे कैसे क्विकली आपको मल्टीपल एंगल से कनेक्ट करना है. ठीक है, आइडिया इज जितना भी आप करंट अफेयर्स अप्लाई पढ़ते हो, ये सब एथिक्स में अप्लाई हो सकता है, प्रोवाइडेड आप कैसे सोच रहे हो उस चीज को. ठीक है, तो सी एथिक्स अगेन इफ आई टॉक अबाउट, जैसे क्योंकि सारे यहाँ पे बिगनर्स हैं, तो सबसे पहले आई वुड से कि पहले तो आप समझो कि सिलेबस में क्या है. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक टर्म लेके बैठो, कि आपको समझ पता होना चाहिए कि यार इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बेसिक चीजें भी यूपीएससी टेस्ट करता है. और हर एक आंसर, जैसे मैंने बोला ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हो. सो बेसिक नीड है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो द फर्स्ट टास्क इज कि यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द होल सिलेबस, गो थ्रू द कंटेंट. ठीक है, अगेन फर्स्ट बारी में नोट्स नहीं बनते हैं कभी भी. ठीक है, यहाँ पे किसी ने आई थिंक कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा नोट्स की कोई बात कर रहा था. देखो, पहली बारी में नोट्स मत बनाना, सारी बुक के नोट्स बनाओगे. ठीक है, वही मतलब आप वो प्रिंटिंग प्रेस वाला काम करोगे लिटरली. ठीक है, तो आइडिया इज कि फर्स्ट बारी में नोट्स मत बनाओ, कंसेप्ट को समझो. फिर दूसरी रीडिंग आती है. दूसरी रीडिंग में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हो. ठीक है, आप समझते हो कि क्या डिमांड है और उसके हिसाब से फिर से सिलेबस को पढ़ते हो. ठीक है, दूसरी रीडिंग हो गई. तीसरी रीडिंग में आप छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू करते हो, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, अगेन सी व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपने पहले 10 साल के अटेम्प्ट किए, उसके बाद एथिक्स को छोड़ना नहीं है. देखो, ये 3 रीडिंग हो गई, उसके बाद इसको बस रिवाइज करना है. एथिक्स में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये रिविजन है. बट आंसर राइटिंग आपके पूरे साल में चलेगी. जैसे जब मैं पढ़ती थी, मैंने एक एथिक्स का प्रॉपर रजिस्टर बनाया हुआ था. एवरी ऑल्टरनेट डे मैं 2 क्वेश्चन लिखती थी. ठीक है, 1 साल के एंड में
मेरे कम से कम 100 या 150 के अराउंड एथिक्स के आंसर्स हो गए थे उसमें, ठीक है। दैट इज हाउ आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई एथिक्स स्कोर, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है मल्टीपल डायमेंशन में, और दैट इज नॉट पॉसिबल जब तक आप आंसर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। सो आई थिंक एथिक्स में इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग इनिशियल कंसेप्ट, मेकिंग शॉर्ट नोट्स में क्या आता है वो तो जब हम जैसे प्रोग्राम के थ्रू हम बात करते हैं तो वी कैन डिस्कस दैट कि क्या वैल्यू एडिशन ऐड करना है, क्या एग्जांपल्स ऐड करने हैं. That is the process 2. And third, answer writing, which starts from day 1 but continues till your day last. राइट. पार्थ सर, हमने अनुदीप सर की भी बात की है इस कॉन्वर्सेशन में, तो उससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि 2018 में ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग डायग्राम्स, और उसके बाद से डायग्राम्स की भीड़ हो गई. अब हर आंसर में, अभी मैं जब मेंस भी कवर कर रहा था लास्ट ईयर, तो एक बच्चा TS1 में 7-8 क्वेश्चंस में डायग्राम बना के आया, जहां पर रिक्वायर्ड भी नहीं है शायद, क्योंकि उसको लग रहा है कि डायग्राम बनाने से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. तो हाँ, ये क्या सही अप्रोच है, और उस पर रिस्ट्रिक्ट कहाँ करना है हमें कि यार हाँ बस हर जगह डायग्राम नहीं चाहिए, या कहाँ कहाँ चाहिए? मैं एग्जांपल दूंगा. सुकन्या नोज, हम लोग का कलीग है अजय, ठीक है. ही जस्ट गॉट सेलेक्टेड इन स्टेट सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश में. ही इज नाउ DSP, ठीक है. So one day we and him was sitting in our office, Civil Delhi, and वो समाचार मंथन की कॉपी चेक कर रहा था. It was in 2019 अक्टूबर नवंबर, ठीक है. So he showed me this thing, ठीक है, कि बस ये जरा आंसर देखना, कॉपी देखना बेसिकली, ठीक है. So what happened, 10 आंसर्स लिखने होते हैं समाचार मंथन में, and that particular student, ठीक है, I would not name, ठीक है. आपने डायग्राम की बात की है ना, ये सेम इशू आता है फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है. सारे आंसर्स फ्लोचार्ट, सब एडिंग फ्लोचार्ट. यू आर ओवरडूइंग इट. बेसिकली एक चीज समझो, ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. गलती सबसे होती है कि यार क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक कोर पार्ट, एक नॉन कोर पार्ट. अब नॉन कोर पार्ट ऐसा है कि लिखना तो है, जैसे क्वेश्चन आ गया किसी मान लो पॉलिसी के ऊपर, बट डिमांड में ये कहीं नहीं था कि आपको पॉलिसी के फीचर्स बताने हैं, प्रोग्राम के फीचर्स बताने हैं. बट अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आप ये अलग से लिखोगे यार कि अगर ये जल जीवन मिशन है तो इसके फीचर्स क्या है, फिर से कंपोनेंट्स क्या है. सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, अगर ये पूछा नहीं गया तो यूज अ सिंपल फ्लो चार्ट, ठीक है, एंड देन मूव अहेड विद द मेन डिमांड. बट अब दिक्कत क्या होती है कि लोग इसको समझते नहीं, इसको ओवरडू करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, बीच में क्या था, 2016 से 19 या 18 तक, टू बी ऑनेस्ट, ये बीच में नंबर्स थोड़े मिल रहे थे, जहां पर टॉपर्स ने आके बोल दिया कि यार फ्लो चार्ट और डायग्राम यूज करो तो नंबर मिल रहे हैं, ठीक है. बट ग्रेजुअली यूपीएससी भी इवॉल्व करता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डायग्राम कहां जरूरी है. फॉर मी डायग्राम आर इंपॉर्टेंट इन IR, ठीक है. डायग्राम आर इंपॉर्टेंट इन साइंस टेक. कॉन्सेप्ट समझाने की जगह आप डायग्राम बना दो, ठीक है. नॉन कोर पार्ट हैंडल करना है तब फ्लो चार्ट यूज कर लो, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स नीड लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है. सो बार बार हमें पिन पॉइंट करना पड़ता है, मेरी पूरी टीम को पिन पॉइंट करना पड़ता है, मुझे पिन पॉइंट करना पड़ता है. हमने कितने रैंकर्स को पिन पॉइंट किया था सेम चीज की, यार बॉस ओवरडू मत करो प्लीज, जहां जरूरत है वहीं पर. Right. Sukanya ma'am, you have had experience with Mantri, All India Rank 28, IAS. You had an experience with Abhijit, All India Rank 50, again IAS. तो इनको पर्सनलाइज्ड मेंटोर करके आपने क्या सीखा? मतलब आपने भी सीखा है, ऑफ कोर्स, एज मेंटोर्स आल्सो वी लर्न, तभी तो हम आगे सिखाते हैं. तो आपने क्या सीखा कि फंडामेंटल मिस्टेक्स क्या हैं, क्योंकि ये लोग वेटरन थे, इनको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी थी बस. तो आंसर राइटिंग के अप्रोच में जैसे आपने 4-5 पॉइंट्स बताए, उसमें ये लोग कहाँ पर थे और हमारी मेंटोरशिप से ये लोग कहाँ तक पहुंचे? See, again the play here is, साकेत, कि ये लोग जो आते हैं ना, इनका कंटेंट इज ऑलमोस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. इनका कंटेंट पे कमांड है, कंटेंट इज नॉट एन इशू फॉर देम. जो मेजर इश्यूज मैंने देखे हैं विद ऑल दी स्टूडेंट्स इज, नंबर 1, टाइमिंग इज समटाइम्स नॉट मैनेजेबल बाय देम, and number 2 is they are not able to present the data in a very वो कहते हैं ना कि जैसे एक होता है कि आप ढाबे पे जा रहे हो, आपको प्लेट में रोटी भी इधर पे डाल दी, सब्जी इधर डाल दी, प्याज भी उधर डाल दी, सब कुछ ऐसे मिसमैच दे रही हो, और 5 स्टार में जा रहे हो, एक पनीर रखा, फिर वहां पे चटनी ऐसे डेकोरेट करी, 2 प्याज रख दी. हाउ आर यू प्रेजेंटिंग, एंड कितना खुश होगा एग्जामिनर उससे.
ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस इधर पे, ठीक है, एंड वी वर्क ऑन दैट, ठीक है, कि हम उस प्लेट को कितना अच्छे से, कि एग्जामिनर बस देखे, हैव वन लुक एंड इज लाइक कि अच्छा यार इसने हेडिंग भी लिखा है, सब हेडिंग भी लिखा है, एग्जाम्पल भी है इसमें, 5 एंगल भी कवर कर दिए इसने, 3 नॉन कोर भी डाले हैं, 2 कोर भी डाल दिए, कमिटी भी अंडरलाइन करी हुई है। आइडिया इज कि जस्ट अ लुक ऑफ 2-3 minutes and the examiner is done with that question, ठीक है, that is the thing that we are working with this, ठीक है, ये वाली चीज अचीव करनी है। एंड अगेन ये बहुत इजी नहीं है, मतलब I have also done answer writing, मतलब it's very frustrating कि मतलब आप 8 मिनट में या 7 मिनट में वो सब कुछ एंगल्स कैसे लेकर आओगे, क्योंकि मुझे याद है जैसे एथिक्स के पेपर में ऐसा था, लाइक द ईयर आई गॉट 140, जब वो एक थोड़ा इन्फ्लेट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर 19 में थोड़े सबके एथिक्स के मार्क इन्फ्लेट हो गए थे, तो उस साल मेरे 140 आए थे। तो आई रिमेम्बर वो पेपर मैंने कैसे दिया था, मैं गई थी अंदर, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट जैसे ही उन्होंने बोला स्टार्ट, मैंने लिखना शुरू किया, मैं एंड तक बस लिख ही रही थी, पता है मेरा सर भी ऊपर नहीं उठा, मैं बस लिखे जा रही थी। दैट इज द प्रैक्टिस दैट वी, मतलब इतना जब आप आंसर राइटिंग कर लेते हो आपकी वो प्रैक्टिस लेवल हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। आपकी मसल मेमोरी में जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ बहुत प्रेशर होता है। इट इज इजी टू से कि यार अगर आप सब पढ़ लो वहां पे जाके सब सही हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे जाता है, मतलब इट जस्ट गोज डाउन, नो मैटर आपका लास्ट ईयर रैंक क्यों ना आया हो। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, सयाली मेहत्रा है ना हमारी, हाँ मैत्री, उसके साथ 1 साल पहले उसका रैंक आया था, आई थिंक उसने लास्ट ईयर जब मेंस दे रही थी तो मुझे कॉल करके वो रो रही थी कि मैम मुझे कुछ नहीं आता, एंड आई एम लाइक यार आपका लास्ट ईयर रैंक आया है और आप मुझे कॉल करके ये कह रहे हो कि मैम मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो द प्रेशर इज वेरी वाइड, ठीक है, इतना गंदा प्रेशर होता है कि इवन टॉपर्स कैन ब्रेक डाउन अंडर इट। तो आइडिया क्या है कि इतनी आंसर राइटिंग इतना अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लो कि आपकी ये इनवॉलंटरी मेमोरी में चले जाए, मसल मेमोरी में चले जाए, कि पेन उठाया आपका हाथ चलना शुरू हो जाए, ठीक है। कोई डेफिनेशन सोच, कुछ कुछ चीजें आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे जब आप टॉपर की कॉपीज देखते हो ना, उनका स्ट्रक्चर आप देखना, जैसे इवन पार्थ वुड वेरीफाई, आप देखना सारे जो टॉपर कॉपीज होती है ना, उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी हमेशा मिलेगी, कि इंट्रोडक्शन इज वेरी फाइन ट्यून्ड, हमेशा पॉइंट वाइज होगा, एग्जाम्पल प्रॉपरली होगा, क्योंकि अगेन दे वर्क थ्रू दैट मसल मेमोरी, ठीक है। इनफैक्ट सोहम मंदरे की आप 3 साल की कॉपी, मतलब हमारे साथ 3 साल रहा है ना, 3 साल की कॉपी देखो, आंसर राइटिंग उसका जो स्टार्टिंग में सेट हुआ था एंड तक नहीं चेंज हुआ, कंटेंट रिफाइन हुआ, कनेक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन रिफाइन हुआ, बट हिज स्ट्रैटेजी ऑफ आंसर राइटिंग इट रिमेन्ड द सेम, ठीक है। ये वाला जो चीज है, दिस इज आई थिंक द विनिंग पॉइंट हियर। Winning point. We have worked over what 300 plus rankers over 4-5 years, and as Sukanya ma'am said, आपकी भी कुछ learning रही होंगी of course, और Civil Daily की भी कुछ learning रही है। तो आपके experience में क्या किया हमने उन 300 plus rankers के साथ, जिससे उनके आंसर राइटिंग में और of course एक बहुत gradual shift आया, और उनके GS के मार्क्स में बहुत gradual shift आया। बेसिकली ये ना एक सिंपल मैथमेटिक्स है, एंड सुकन्या वुड एग्री विद दिस कि यार होता क्या है कि हम जब 20 क्वेश्चंस देखते हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने खुद की नॉलेज पर, जैसे प्रीलिम्स में होता है ना, मेन से भी होता है कि हम 11 या 12 आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बचते जो 7-8 सवाल है ना, वो आपके मेक और ब्रेक होते हैं, क्योंकि या तो प्योर स्टैटिक हो जाएंगे, या फिर वो ऐसा डिमांड पूछ लिया कि भाई अता पता लापता है उसका। सो आप उन 7-8 क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करते हो ना, कि आपके अबव एवरेज मार्क्स कम से कम उसमें आए, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग let's say 7 marks out of 15 in those 12 answers, तो एटलीस्ट उसमें 5, 5.5, 6 तो आ जाए कि आपको लिखना क्या है, राइट। प्लस एक जो 0.5, मेरी आवाज आ रही है ना? या आ रही है। आप एक चीज सोचो, अगर आपने 1 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट करवाया है ना 20 क्वेश्चंस में, राइट, रफली 78-79 क्वेश्चंस होते हैं चारों पेपर मिला, ठीक है। आपने अगर 1 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट कराया ना, दोनों टीम की वैल्यू एडिशन के थ्रू, आप उनके 80 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करा रहे हो, राइट। अगर वो 350 आ रहे थे, नाउ दे आर गेटिंग 430, एंड सडनली अगर आपने 2 मार्क्स का भी इंप्रूव करा, जहां उनको 3 मिल रहे थे अब उनको 5 मिल रहे हैं, जहां पहले 4 मिल रहे थे उनको ऑन एवरेज 6 मिल रहे हैं,
आप सोचो 160 मार्क्स का इंप्रूवमेंट, व्हिच इज मोर देन व्हाट यू कैन गेट इन एथिक्स और एसे, राइट? आप एक एक्स्ट्रा जीएस के मार्क्स उनको ऐड करवा रहे हैं भाई, 120 115 मार्क्स ही तो मिल रहे हैं ना टॉपर को। तो आप अगर आप 2-2 मार्क्स ऐड करा दो एक आंसर में, ठीक है, 1.5 1, ये बेसिकली एक एक इंप्रूवमेंट है। आपको बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, बेसिक मैथ्स है। सो ये पिछले 5 सालों में जो हमारी एक्सटेंसिव मेंटरिंग रही आंसर राइटिंग में, इस पर हमने फोकस किया कि यार बहुत बेसिक इंप्रूवमेंट कराना है, बहुत ज्यादा हैवी इंप्रूवमेंट नहीं कराएंगे। अगर हम एक मार्क्स भी बढ़ा ले गए वो ठीक है। सेकेंडली, एक और चीज, हम जब खुद आंसर राइटिंग कर रहे थे तो हम अकेले आंसर राइटिंग कर रहे थे, राइट? नाउ व्हेन आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल एज एन एग्जामिनर, आई एम नॉट एन यूपीएससी एग्जामिनर, बट स्टिल आई एम गेटिंग कॉपीज, 500-600 कॉपीज, जितने बच्चे हैं हमारे पास, राइट? सो सडनली आई गेट दिस पॉइंट कि यार अगर मैं कॉपी चेक कर रहा होता ना ये वाली एग्जामिनेशन हॉल में, तुम मेरी लाइफ आसान करो यार, आंसर तुमको लिखना है तो चेक मुझको करना है, तुम्हें मेरी लाइफ आसान करनी है। एज सुकन्या सेड कि यार कुछ कॉपीज देख के लगता है कि बॉस क्या सही लिखा है। एंड कई बार ऐसा होता है कि 10 से 8 कॉपीज एवरेज आती हैं, बट 2 कॉपीज ऐसी आती है ना यार, लगता है कि यार हम अटेम्प्ट दे रहे होते हैं ना, अगर ये क्वेश्चन आ गया होता है इतना अच्छा तो नहीं लिख पाते, ठीक है? सो वो जर्नी जो होती है ना उन 2 लोगों की, वो पहुंचने में टाइम लगता है एंड उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड बेसिक फंडा, आपको अपने एग्जामिनर की लाइफ आसान करनी है। उस एग्जामिनर ने वो सवाल पूछा, आप ये सोच के लिखो। ये जिस दिन एस्पिरेंट्स को समझ में आ जाएगा, बिगिनर्स को समझ में आ जाएगा, उनकी जो गलतियां वो एटलीस्ट 6 महीने पीछे आ जाएंगे, ये मुझे लगता है। तो अब तक फंडा ये समझ आया है कि हमें तो जल्दी शुरू करना है। 1, वी नीड टू गेट अ मेंटोर सपोर्ट। एक टाइम टू टाइम मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुकन्या मैम, अगर हम नई प्रोग्राम की बात करें, अपने रैंकर्स मेंस गाइडेंस प्रोग्राम की, तो ये क्या चीज है और इसमें आंसर राइटिंग को लेकर क्या हेल्प होगी? Yes, Saket. This program is also something that is dealing with answer writing. We've got 36 tests, which is not less, ठीक है? और हर एक टेस्ट में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है। तो पहले इवैल्यूएशन करेंगी पार्थ सर की टीम, वो आपको अपने आइडियाज देंगी। उसके बाद मेरी टीम आएगी, वील टेक केयर ऑफ द मेंटरशिप। हर एक टेस्ट के बाद आपको 1-on-1 मिलेगी, आपको समझाया जाएगा कि आपकी क्या गलती है, ठीक है? सो दैट यू कैन डेवलप विद द प्रोसेस। एंड नंबर ऑफ टेस्ट इज नॉट लेस। हर एक सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो कम से कम पूरे 36 साइकिल्स में 4 बार आ जाता है। तो आपको इनफ टेस्ट भी मिल गए, इनफ राइटिंग मटेरियल भी मिल गया, ठीक है? Another thing that we've added here is, जैसे a lot of time students, जैसे हमारे काफी सारे टॉपर्स रहे हैं, अरीबा रहे हैं, हमारी शुभम रहा है, हमारा सोहम रहे हैं, so they have also learned and developed through the process. So what we've started doing is, in this program, is we'll connect the people who are in this particular program with these toppers so that they can directly talk to them and ask their problems, ठीक है? कभी कभार and in fact उससे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा वो मिल जाता है satisfaction की, ठीक है जो हमारे mentors कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि toppers भी वही कह रहे हैं, क्योंकि it's a bit of a psychological play, I don't know. That also gives them a good reality check, ठीक है? So that webinar also we are holding in this particular program. उसके अलावा again, like I said, we are dealing it with in a very scientific way. एक proper sheet जाती है students को, जिसमें एक proper evaluator अपने comments लिखेगा, he'll tell me, मतलब एक evaluation process है कि कैसे marks increase हो रहे हैं, क्या क्या comments है, have the student worked or not, both kind of a report card जो कहते हैं ना, ये वाला प्रोसेस हमने इस बार इंक्लूड किया है इस प्रोसेस में। एंड दैट रिपोर्ट कार्ड इज एक्चुअली सबमिटेड टू द स्टूडेंट्स सो दैट उनको ये रहे कि कॉन्टिन्यूसली, इट्स लाइक नॉट अ सेग्रीगेटेड प्रोसेस कि आपको एक पेपर मिल गया उसकी कहानी खत्म, एक डेवलपमेंट रहेगा, कनेक्टिविटी इन हाउ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, एंड एट द एंड यू आर ऑल्सो आंसरेबल टू अस एंड वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू यू. So that is the whole idea behind this particular program. And honestly, this has been, this product is a result of our learning throughout the last 2-3 years. So I think it's a good combination of scientific involvement through copy evaluation and mentorship, as well as the guidance of toppers and mentors, everything. Right. Parth sir, Sukanya ma'am ne. I want to add one more मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप ऐड भी कर देना और ये क्वेश्चन भी इसमें ले लो कि मैम ने ऐड किया, मैम ने बहुत बात की है कॉपी इवैल्यूएशन की, राइट? सिंस यू हेड द कॉपी इवैल्यूएशन टीम, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, और उसमें हम क्या डिफरेंशिएटर है, मतलब हम कैसे बाकियों से कुछ अलग करके दे रहे हैं? ऑफ कोर्स अपना पॉइंट भी ऐड कर दो और इसका भी जवाब दे देना। ओके, सो जो अभी आपने आरएमजीपी के बारे में बताया ना, सो दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडा कि यार आपको अपना रिपोर्ट कार्ड मिलना चाहिए, एंड द फर्स्ट स्टेप कम्स फ्रॉम माय टीम.
ठीक है, मेरी टीम ने आपकी कॉपी इवैल्यूएट की, एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड व्हिच विल बी वेरी प्राइवेट, ठीक है, नो वन एल्स कैन सी इट अपार्ट फ्रॉम आवर टीम एंड यू, राइट। एंड आप उसमें अपनी ग्रोथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो ग्रोथ जानना मेरी टीम के लिए भी जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉपी चेक कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग कि यार इस बंदे में कंटेंट का इशू नहीं है बट स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन का इशू है, ठीक है, एंड अगर वो तीसरे टेस्ट तक भी सेम इशू आ रहा है, क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करेंगे ना, दैट मींस कि दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इट, ठीक है। सिमिलरली किसी में कंटेंट का इशू है बट सेकंड थर्ड टेस्ट से वो इशू रियलाइज करके मेंटर से बात करके धीरे धीरे कर रहा है, तो आप अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लाइव देख सकते हो कि once you started and after 5 tests, 12, 10 tests, 15 tests, 20 tests, where you are standing right now. Secondly, coming back to your question कि हम साइंटिफिक करते क्या है, देखो बेसिकली एक तो हो गया कंटेंट वाला डेटा कि यार कुछ चीजें तो नॉन नेगोशिएबल है कि इफ यू राइट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स ना, इफ योर आंसर इज मिसिंग बाय दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, देन यू आर लूजिंग सम मार्क्स, ठीक है। एक होता है नॉन नेगोशिएबल, एक होता है नेगोशिएबल कंटेंट, ठीक है। If you're not writing those non-negotiable content, na, you're certainly losing your marks. So first of all, I have to identify those non-negotiable part. कि यार ये तो लिखना ही लिखना था, ये क्वेश्चन है तो ये कमीशन तो यार आपको रिकमेंडेशंस में मेंशन करनी ही करनी थी, ये ठीक है। एक तो वैल्यू पॉइंट वहां पर हो गया। सेकेंडली एक नेगोशिएबल वाला हो गया कि अगर नहीं भी लिखे हो तो ठीक है, बट अगर लिख देते, इफ यू वुड हैव रिटन दैट, देन यू वुड हैव गॉट एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है, बट अभी लूज नहीं करते। एक तो हो गया। सेकेंडली आपके साथ जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो डेप्थ ऑफ कंटेंट का हो, चाहे वो आपका पूरा एक डिमांड समझने को लेकर हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन को लेकर हो, हम उसको अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। हम एज सिंपल एज दैट कि यार प्लीज स्टेटमेंट छोटा लिखो, हम उसको तक आइडेंटिफाई करते हैं कि यार यू हैव टू बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज, क्रिस्प एंड प्रिसाइज। तो कई बार लोग हमसे पलट के ईमेल में ही पूछ लेते हैं कि सर व्हाट इज दिस क्रिस्प एंड प्रिसाइज। दैट मींस कि यार एक स्टेटमेंट रफली 12 से 15 वर्ड्स के ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी द आइडिया। जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन से आएगा, बट हाँ लिखते जाओगे तो आ जाएगा। दैट मींस कि आप इवैल्यूएटर का कम टाइम ले रहे हो, आप बड़ी बात छोटी चीजों में कर दे रहे हो। प्लस वो करना कैसे, जैसे किसी ने मान लो एग्जांपल लिखा कि यार एग्रीकल्चर इशू ये है कि सड़कें नहीं है और वो क्या कहते हैं उसको, वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आप उसको सिंपल लिख दो ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हम उनको समझाते हैं अपनी इवैल्यूएशन टीम की तरफ से, ठीक है। सो दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कि अच्छा बेसिक हेल्प कहां से चाहिए, एंड फिर वो मेंटरिंग टीम उसको फाइन ट्यून करती है हमारे एंड के बाद से। तो मेंटरिंग टीम, सुकन्या मैम, आई विल कम टू यू कि ये मेंटोरशिप, ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप, ये 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटोरशिप, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट एंड क्या साइंस है इसके पीछे कि ये इस मेंटोरशिप से बहुत सारे टॉपर्स आ जाते हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही? सी आई थिंक ये वाला चीज तो सबसे पहले पार्ट और मैंने आइडेंटिफाई किया कि हम दोनों को ऐसा फील होता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन में ये मेंटरशिप अर्ली मिल गई होती तो ऑनेस्टली मेरे तो वो 3 अटेम्प्ट नहीं वेस्ट होते। एंड क्योंकि आपको लास्ट तक रियलाइज होता है, क्योंकि बाय द लास्ट अटेम्प्ट इफ यूर जैसे इवन पार्थ एंड मी, वी बीन शॉर्ट ऑफ से 5-6 मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम द फाइनल लिस्ट। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एंड इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है इंटरव्यू में मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसका कैसे कवर अप करना है, मेंस के थ्रू ही तो कवर करना है, क्योंकि इंटरव्यू इज अगेन अ वेरी बिग गैम्बल, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स योर मेंस व्हिच इज गोना मेक श्योर कि आप लिस्ट में तो आ रहे हो। इंटरव्यू ये डिटरमाइन करेगा कि आप आईएएस बन रहे हो या आईआरएस बन रहे हो, ठीक है, बट उस लिस्ट में आने के लिए आपको मेंस चाहिए। तो अगेन द होल आइडिया ऑफ मेंटरशिप इज कि जैसे कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये जैसे अभी पार्थ कह रहा था ना कि 14 वर्ड में लिखो, तो बच्चे यही पूछते हैं कि मैम आप इसको छोटा करके बताओ क्या लिखोगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है मुझे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। इसका जरूरी नहीं है कि बहुत ही ऐसे कोई रॉकेट साइंस है। वो ये पूछ लेंगे कि मैम इसमें इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए था, मैंने क्या गलत लिखा है। बेसिकली ये अप्रोच चलती है मेंटरशिप में कि मैंने क्या गलत लिखा है, आप मुझे ये पढ़ के बताओ, ठीक है, हर आइडेंटिफाई करके बताओ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कि अभी हम जेनरिकली बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो, बॉडी का नाम लिख दो, कमीशन लिख दो, ये लिख दो, दैट इज अ वेरी जेनरिक टॉक। वो अब आप ना यूट्यूब पे देखो, हर जगह पे ये ज्ञान मिल जाता है।
एक चीज होती है कि मेरा आप आंसर देख रहे हो और आप पिन पॉइंट कर रहे हो. दिस इज लाइक अ बिग ब्रदर बिग सिस्टर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी एक्चुअली डेवलप थ्रू द प्रोसेस. जैसे अगर आप सजल सर से भी बात करो, काफी सारे जो टॉपर्स है उनको ऐसे बड़ा भाई की तरह रिगार्ड करते हैं, क्योंकि ये यही प्रोसेस है कि मैं इनफैक्ट आई विल बी लाइक योर बिग सिस्टर हु इज गोना स्कोल्ड यू. I will make sure कि अगर आप गलती करोगे तो I will scold you because I don't want you to make those mistakes again ना. तो it's like that कि जैसे वो नहीं होता बचपन में हम कह रहे हैं यार तू समझा दे, तो वही कॉपी लूंगी मैं आपकी और आपके साथ बैठूंगी और आपको समझाऊंगी यार ये ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे करना था. ये वो वाला आइडिया आ जाता है वन ऑन वन मेंटरशिप में. ठीक है. और आई थिंक जो भी इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड है जिनका, वो तो समझ जाते हैं कि आधा घंटा पहले वो जो बच्चे पढ़ाते हैं ना तुम्हारे साथ बैठ के, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आते हैं. तो आई थिंक यही कंसेप्ट है जो हम पढ़ा देंगे ना आपको, आई थिंक वो ज्ञान आपको ज्यादा यूज होगा एंड तक. राइट, फिर भैया दीदी का कॉन्सेप्ट का कोई मैच नहीं है. हाँ बिल्कुल. So we'll open the floor for questions now. Before that, Parth sir has to leave. He has other commitments. So thank you so much, Parth sir, for taking out your time. आपने बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझाया हमारे aspirants को. And Sukanya ma'am is here to take all your questions. So thanks a lot, Saket. Thanks a lot, Sukanya. Everyone, all the best. Take care. सोचो मत. Start. Thank you, sir, Parth sir. Sukanya ma'am, we can open the floor for questions now. Okay, so the first question is from Abhimanyu. He says, what's the preferable format to write in GS 1 and 4 as they are theoretical, and GS 2 and 3 as they are technical? So better for paragraph format. So in 1 and 4 point-wise format, and 2 and 3, or it depends question-wise. No, so I think what is it? टेक्निकल है नहीं है, हर एक चीज में देखो जीएस है तो सारे जीएस सब्जेक्ट में कुछ मेजर कॉमन पॉइंट्स होते हैं. नंबर वन इज कि आप सब में पॉइंट वाइज लिखोगे. एथिक्स का पेपर इज वेरी टेक्निकल अकॉर्डिंग टू मी. ये कोई फिलॉसफी का पेपर नहीं है, ये कोई एडिटोरियल नहीं लिख रहे हो आप. इट इज वेरी वेरी टेक्निकल. आपको लॉजिकली उसको सॉल्व करना होता है. ठीक है. हर एक चीज अगेन इसमें भी आप डायमेंशन. ठीक है. नंबर वन क्या है? पॉइंट वाइज इन ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स. नंबर टू इज as many dimensions as you can get. तो उसके मल्टीपल अप्रोच लगाते हैं हम. पेस्टल अप्रोच लगाते हैं हम, वर्टिकल अप्रोच लगाते हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टल अगेन चारों सब्जेक्ट्स में आते हैं. ठीक है. सो देयर इज नो थिंग लाइक कि ये एथिक्स का है तो शायद इसमें पेस्टल अप्रोच ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. दैट इज द सेकेंड मेजर कॉमन डिमांड. थर्ड है एग्जाम्पल्स, कनेक्टिंग विद करंट अफेयर्स. That runs throughout GS 1, 2, 3 and 4. जैसे GS 1 में लोग सोचते हैं कि यार अब जैसे हरप्पा वाला क्वेश्चन आया था, how you can connect with the present state. लोगों ने चंडीगढ़ मेंशन किया. Those answers obviously fetch more marks. ठीक है. So idea is कि see it's a technical paper, non-technical paper, it does not matter. GS paper है तो there are certain rules which are going to be laying over all the subjects. Right. Shani, I have got your questions. Please don't raise your hand. I'll take your question. Ninada wants to ask ma'am that it is always said we have to make notes for mains, and that's true. But making one-page note is difficult. How do we know what points are important when we don't know what questions come for the examination? Exactly. I think Ninada, ये वाली चीज मैंने सबसे पहले बोली थी कि स्टार्टिंग में अगर आप नए प्लेयर हो तो नोट्स मत बनाओ, मेंस के भी मत बनाओ, क्योंकि आप पूरा ग्रंथ बनाओगे. आप लक्ष्मीकांत ही प्रिंट कर दोगे फिर से. ठीक है. आइडिया इज कि देखो नोट मेकिंग कम्स ऑन अ लेटर स्टेज. नोट का फंडा क्या है? ठीक है. आपको ये समझना है नोट मेकिंग. व्हाई आर वी डूइंग नोट मेकिंग? वी आर डूइंग नोट मेकिंग फॉर क्विक रिविजन्स. ठीक है. हाउ डू यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्विक? इज व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द होल सिलेबस, understood the need, and then you make quick notes कि ये चीज रिवाइज करनी है. ठीक है. So it's a process. You don't make notes of the whole books. ठीक है. अब आप ये कह रहे हो कि again note making can take multiple variation forms. या तो आप questions के थ्रू करो या आप एक one page value addition notes बनाओ. ठीक है. ये process आता है once you've actually written few questions, you've had mentor call with the mentor and you've understood कि ये process क्या है और मुझे क्या क्या चीज करनी है इसमें. ठीक है. That is a process, Nevada. You cannot start with answer writing on and note making on the day one.
Right. Ma'am, Shani wants to know what should be the chronology of reading different subjects in sequence? Will it be right? I think he wants to know about answer writing कि किसकी पहले शुरू करनी है 1 2 3 4. अच्छा ठीक है. आई थिंक अगर देखो आप लोग 24 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे पहले सिक्योर द कोर सब्जेक्ट्स. ठीक है. व्हाट आर कोर सब्जेक्ट्स? पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है. हिस्ट्री अगेन इंक्लूड्स एवरीथिंग, वर्ल्ड, मॉडर्न, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग. देन आता है आपका ज्योग्राफी. देन पेपर 2 से आपका आता है पॉलिटी. पेपर 3 से आता है आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, एंड द होल पेपर 4. ठीक है. तो ये 5 सब्जेक्ट सबसे पहले खत्म करो. इनकी आंसर राइटिंग सबसे पहले स्टार्ट करो. देन स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन. पहले GS3 का शुरू करो, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स जो आ रहा है ना, वो सिर्फ 40% क्वेश्चन आएंगे इन रियलिटी. ठीक है. आप 4 क्वेश्चन पहले आ जाएंगे 10 मार्कर में, और 4 क्वेश्चन लेटर आए तो 8 क्वेश्चन ही आएंगे इकोनॉमिक्स से. बाकी सारा अलग सेक्शन से आएगा. तो स्मॉलर सेक्शन से GS3 स्टार्ट करो. स्टार्ट विद साइंस एंड टेक, स्टार्ट विद एनवायरमेंट. ठीक है. फिर आपका GS3 कंप्लीट हो जाएगा. देन मूव ऑन टू GS2. स्टार्ट विद योर सोशल इश्यूज. ठीक है. स्टार्ट विद योर सोशल इश्यूज. GS2 ऑलमोस्ट रैप अप हो जाएगा. देन आपका क्या बचेगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचेगा. GS4 तो हो ही गया. उसके बाद थोड़ा सा सोसाइटी पोर्शन, थोड़ा सा IR पोर्शन, एंड थोड़ा सा डिजास्टर एंड सिक्योरिटी. तो उनके 2-2 4-4 क्वेश्चन आते हैं. फिर आप इन तीनों को रैप अप करो. ये प्रोसेस आप Right, ma'am. Indrani has 2 questions. The first question is, will the limited resources will be helpful to build up content for answers? And also, what strategy do toppers follow for answer writing? I think limited resources the best thing. जितने ज्यादा आप resources, Indrani, the more resources you get in your preparation, the more confused you will be in your preparation. ठीक है. Mark down something which is very good. ठीक है. Static content में तो आप एक reference book, 1 standard book plus your notes should be the source. ठीक है. Revise it multiple times. Revision means 5 और 6 टाइम, क्योंकि आपके साथ एक वो स्टूडेंट भी बैठा होगा जो 6th अटेम्प्ट दे रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसने 6 बार तो उस चीज को रिवाइज किया है. तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट आपका 5 बार रिवीजन होना चाहिए. ठीक है. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू पिकिंग अप 1 बुक. सो लिमिटेड रिसोर्सेज इज द बेस्ट टेक्निक. इवन करंट अफेयर्स, कीप इट लिमिटेड टू 1 एरिया. कि एक ही मैगजीन उठाओ और एक ही न्यूज़पेपर रखो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. ठीक है. एंड सेकंड क्वेश्चन है, what strategy do toppers follow for answer writing? सेम थिंग आई थिंक. इंद्रानी, सी टॉपर्स भी कुछ अलग नहीं करते हैं. ठीक है. दे डेवलप थ्रू प्रोसेस. वो सी देव आइडेंटिफाइड, जैसे मैंने बोला ना, टॉपर्स यूजुअली उनका कंटेंट इज स्ट्रॉन्ग. when they come to us, they have read through all the process. मतलब उन्होंने अपना पूरा basic content reference books cover करी भी है. They are just here to practice answer writing and improve the content and structure. ठीक है. So again, they are somebody. अच्छा, अगर टॉपर टाइप करना है, एक तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन टॉपर्स, उनको मैं बोलती हूँ ये कॉपी इस दिन सबमिट होनी चाहिए, वो कॉपी उस दिन सबमिट करते हैं. सेकेंड इज continuous improvement. What we are saying to you, that should come in the next paper. ठीक है. That is one thing. Consistency and listening. ठीक है. काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे साथ फाइट करने लग जाते हैं कि मैम ये तो मैंने सही लिखा है, आप कैसे बोल सकते हो. That will not get you anywhere. ठीक है. So idea is that follow these ideals, keep on practicing, and I think you're good to go. मैम, दिव्यांश का क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, बट आई थिंक वैलिड है आंसर राइटिंग से भी. ही यूज्ड टू बी अ न्यूज़ बफ ड्यूरिंग स्कूल डेज and in the initial years of his college, but now he does not feel like reading news or consuming any news, whether offline or online, and it hits him really hard कि भाई क्यों अब वो ऐसा हो गया है. तो है कुछ see, देखो, news is also something that I struggled with a lot. क्योंकि honestly मैं बताऊं, the day I started, I decided कि I would prepare for this paper. मुझे UPSC का full form भी नहीं पता था. ठीक है. So idea is कि it's a reading news is a development process. ठीक है. आपको देखो, I understand that it can be very difficult. तो तभी आप जो current affairs है उसको बहुत targeted रखो. ठीक है. Keep it as your target goals. Nothing that you have to cover very extensively. कि मैं बैठ के न्यूज ही पढ़े जा रहा हूँ. न्यूज़पेपर उठा रहे हो, 40 मिनट में खत्म होना चाहिए. मार्क्ड पोर्शन, पेज 1 एडिटोरियल, आज ये पेज पढ़ूंगा. सो पेजेस आर मार्क्ड, you're reading just that. What notes you're making, level 8 or level 10 importance, only these things I'm making notes. ठीक है. उसके बाद आपने एक मैगजीन उठाई,
इन नोट्स को उसमें कवर करके कंबाइन करना है. सो आइडिया इज कि ये आपके करंट अफेयर्स नहीं होते, अल्टीमेटली ये आपका स्टैटिक पोर्शन ही बन जाता है. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड एंड प्रोफेशनल विद करंट अफेयर्स. Right. Ma'am, Anish wants to know what kind of vocabulary is he supposed to use in answer writing? See, अगर मैं जनरल वोकैबुलरी की बात करूं अनीश, सो यू डोंट हैव टू यूज एनी फैंसी वर्ड्स. जैसे अभी पार्थ सर ने बोला ना कि आपको मिनिमम टर्म्स में एक्सप्लेन करना होता है एंड वेरी सिंपल टर्म्स. ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे कुछ शशि थरूर लेवल इंग्लिश नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश चाहिए. कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है. जब आप पॉलिटी की बात कर रहे हो तो कमीशंस होने चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट केसेस होने चाहिए. तो ये वोकैबुलरी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, देन अगेन दोज इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हो तो रेपो रेट, ये काइंड ऑफ चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए. ठीक है, सो आइडिया इज कि अगर जैसे आप हिस्ट्री में सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हो तो अगेन उसमें लीडर्स के नाम होने चाहिए. ठीक है, सो एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड जो वोकैबुलरी होती है, जो आप स्टैटिक पोर्शन से ही सीखते हो और करंट अफेयर से सीखते हो, वो होनी जरूरी है. दैट्स इट. ठीक है, उसके अलावा कुछ फैंसी चीज नहीं चाहिए आंसर राइटिंग में. Right, ma'am. Saurav has two questions. One, does he has to make theme-wise notes? So, is it necessary to cover NCERT? सी सौरभ, इफ यू स्टार्टिंग न्यू, मतलब आप एकदम ही नए, somebody who's और आपका साइंस बैकग्राउंड भी है, आपका आर्ट से इतना कनेक्शन नहीं है, तो आई थिंक हैविंग वन रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज नॉट बैड. एंड इनफैक्ट एनसीईआरटी कुछ जगह में जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब में तो बेसिक बुक्स होती है, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम वो 4 एनसीईआरटी ही खत्म करते हैं और उसी के थ्रू हम कवर करते हैं. ठीक है, सो एनसीईआरटी इज समथिंग दैट यू शुड नॉट एस्केप, बिकॉज बहुत इजी टर्म्स में आपको चीजें समझा देती है वो. ठीक है, उसके अलावा अगेन व्हाट वाज की थीम वाइज, अगेन सी थीम वाइज ही बनेंगे. ठीक है, कि जैसे आपने एमएसपी पढ़ा तो आपने देखा कि उसमें क्या वैल्यू एडिशन है, उसके हिसाब से ही बनेंगे. बट अगेन, जो मैंने प्रोसेस पहले भी आंसर किया कि आप पहले समझो कि क्या डिमांड है मीन्स आंसर राइटिंग में. ठीक है, जब तक वो नहीं समझ में आएगा आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि फिर आप अननेसेसरी नोट्स बनाओगे. Also, should he prepare introduction and conclusion beforehand answer writing? Yes, in a lot of subjects you can do that. जैसे जब हम ethics में बात करते हैं, I discuss paper, so I give formats to the student कि आप ये formats अपने पास रखो, बस इसमें according to the question you have to change as per the demand. So you can prepare introduction and conclusion in a lot of questions. मैम, अभिमन्यु wants to know कि prelims से कितना दिन पहले हमें आंसर राइटिंग छोड़ देना चाहिए और सिर्फ prelims पे फोकस करना चाहिए? Again, depends. अगर आप somebody who's not been able to clear prelims अभी तक, जैसे आपने 1-2 attempt दे दिया और आपका एक बार भी prelims नहीं clear हुआ है, then I think you should give 2.5 months properly for prelims. ठीक है, if you are comfortable with prelims, जैसे किसी का prelims is very strong, वो 1.5 months की प्रिपरेशन में आराम से विद मार्जिन प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, तो आप 1.5 रख लो उसको. सो इट डिपेंड्स, 1 महीने का वो डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन. Right. He also wants to know importance of previous year question papers in mains and before 2013 क्या उन्हें वो देखने चाहिए 2013 से पहले के पेपर्स भी. प्रीवियस ईयर पेपर्स ना, अपने रूम में एक टेम्पल बनाओ और भगवान की मूर्ति की जगह प्रीवियस ईयर पेपर्स रख लो. ठीक है, क्योंकि ये आपके यहाँ भगवान है और कोई भगवान नहीं है. मुझे यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, यहाँ पे somebody की शायद किसी की फोटो है, इस पे ना हाँ प्रीवियस ईयर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमारी पूरी टेस्ट सीरीज इससे इंस्पायर्ड होती है. ठीक है, हम अब जैसे अब जो कमिंग सीरीज आ रही है इन द नेक्स्ट FLT सीजन व्हिच इज कमिंग आफ्टर प्रीलिम्स, आई एम लिटरली एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड देन फॉर्मिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, आपके लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब बाइबल वाला काम कर रहा है. राइट. मैम, वर्किंग प्रोफेशनल कैसे मैनेज करे अपने आंसर राइटिंग को? Excellent question. So I give one of my interview जब मैं कैनरा में as a PO थी. ठीक है, तो 1 year I was working there and also I gave the mains and cleared it.
ठीक है, तो उसमें क्या था, देखो थोड़ा एक तो रहता है कि वर्किंग प्रोफेशनल को एक महीना पेपर से पहले छुट्टी मैनेज करनी पड़ेगी, मेन से पहले 1.5 मंथ या 2 मंथ्स, और प्रीलिम से पहले 1 मंथ, तो ये 3 मंथ का तो उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आई मैनेज्ड विदाउट लीव, आप भी कर सकते हो विदाउट लीव। अदर देन दैट द होल ईयर आपको क्या करना है, यू हैव टू बी अ बिट डिसिप्लिन्ड। ठीक है, आपको थोड़ा सुबह टाइम निकालना पड़ेगा, ऑफिस जाने से पहले शाम को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा फॉर डू आंसर राइटिंग इन द इवनिंग, क्योंकि आई वाज यूजुअली टायर्ड। ठीक है, तो आंसर राइटिंग मतलब इज अ प्रोसेस जिसमें जो आपने पढ़ा है आप वो रिवाइज कर रहे हो, तो थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से टाइम फ्रेम निकाल लो। अगेन वीकडेज पे कीप इट शॉर्ट, 1 और 2 क्वेश्चंस, वीकेंड पे आप थोड़ा लेंथ में सॉल्व करो। मैम अभिमन्यु का वो क्वेश्चन था 2013 से पहले के पीवाईक्यू को देखना है क्या उसे? हाँ, क्यों नहीं देखना है, बट प्रायोरिटी है कि पहले आप लास्ट 10 मतलब 13 तक के कंप्लीट करो, मतलब पहली प्रायोरिटी है कि उन पे आप मास्टरी लो, देन शिफ्ट टू द लेटर ऑन। राइट मैम, प्रिंसी का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड इन यूपीएससी? नॉट अ वेरी फंडामेंटल रूल। जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन था, बुद्धा कौन से स्टेट्स में कवर जाता है, तो आप देखना वो 2 साल डायरेक्टली से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूजुअली नहीं होता है, लाइक इट्स अ वेरी जनरल रूल, बट सी प्रीलिम्स और मेंस, अगर मैं मेंस में बात करूं, अगेन क्वेश्चन डू नॉट रिपीट बट द थीम एंड द आइडिया रिपीट। आप देखो एथिक्स में देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस पे लास्ट 3-4 साल में कितने बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इट इज अ रिपीटिंग थीम। ठीक है, अगर आप जैसे पीपीपी मॉडल ले लो, इस साल हमारा आया है रेलवेज में, आप 2013 या 14 में देखना पीपीपी मॉडल पूछा गया है। ठीक है, वो पेपर 3 की बात हो गई। आप बात करो गांधारा स्कूल, ठीक है, उसमें भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है मीन्स में, क्वेश्चन अलग हो सकता है बट टॉपिक तो वही रिपीट होते हैं ना। यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं कि यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक्स। शुभम पूछ रहा है कब आंसर राइटिंग शुरू करनी है 24 में? आई थिंक मैम ने कह दिया है फ्रॉम डे 1, तो ये सेम आंसर होगा। ओके, कनिष्क इज आस्किंग रिवीजन टेक्निक, तो आंसर राइटिंग में कोई रिवीजन टेक्निक है? हाँ, क्यों नहीं है। देखो जो भी आप प्रीवियस ईयर आंसर्स लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने एथिक्स की एक कॉपी बनाई हुई थी, तो मैं सिर्फ आंसर लिख के नहीं छोड़ देती थी, वीकेंड पे मैं वो कॉपी उठाती थी, उसको रिवाइज करती थी, उसमें वैल्यू एडिशन ऐड करती थी, माय कमेंट्स यूज्ड टू बी एडेड, सो आफ्टर 3 रिविजन्स those notes became the most perfect notes on that topic. Right, so we have taken all your questions, guys, and with this we have come to an end of the first day of our seminar. Please do join us tomorrow also. हम बात करेंगे प्रभात सर के साथ, और एक और क्वेश्चन आ रहा है, should we take it ma'am? Do we have time? Yes, we can take one question. Okay. Indrani again, how to carry out various readings of a book? How to carry out various readings of a book? I think she's talking about multiple readings की कैसे multiple readings करनी है. I think she is confused between note making, उनको note making का process. If I could relate note making पे ही है ये. अच्छा, see again note making like I said, आप पहले एक reading करो, have it like a you pick up previous year, read them and then do the second reading. Third reading you write some previous year and then do that reading, and fourth reading में आप जाके notes बनाओ. Right, ma'am. Saurav wants to know when should he join test series after solving PYQs on his own? नहीं, आई थिंक क्योंकि देखो वंस यू जॉइन द टेस्ट सीरीज आपको स्ट्रक्चर समझ में आना लगता है. ठीक है, सो व्हेन यू नो द राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि पीवाईक्यू आपका कोई चेक नहीं करता है, हमारी भी टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यू नहीं चेक कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं आंसर कैसे लिखना है और वो आप अप्लाई करोगे पीवाईक्यू पे. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही सीख लो, आप सही डायरेक्शन में, ये नहीं कि आप पूरे प्रीवियस ईयर गलत लिख रहे हो फिर उसके बाद आके हमसे सीख रहे हो और फिर उनको फिर लिख रहे हो. व्हाई आर यू डूइंग डबल टास्क? Right, ma'am. Anjan is asking, is RMGP started for next year? He's Yes, giving it this has. year. Yes, it has perfectly started. Anjan, I think आपने मुझे निकालो में भी connect किया था, and I actually connected with my team. I think Priyanka ma'am is connected with you. तो आपको अगर join करना है तो आप उनसे connect करिए and उनको बोलिए कि आपको enroll कराए. ठीक है, it is perfectly started, and the faster you join, we can faster start working on your progress here. Great. I'm finally again sharing that link जो मैंने 4-5 बार शेयर कर दिया है लास्ट में.
of course, you can join that. And we will ensure that a mentor call comes to you. And उसके बाद next step पे आपको जिससे भी connect करना है, पार्थ सर, सुकन्या मैम, in fact सजल सर से भी, तो हम आपको connect करवा देंगे. So thank you so much guys for taking out your time, and thank you so much ma'am in this session so beautifully. Or I hope a lot of queries have been solved. So good night guys. And Thank you so much, and thank you so much, Saket, for taking out time and hosting this event and making it so smoothly go through. thank you guys. You can leave the meeting now. Thank you guys, everyone. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.